हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की एक प्यारी सी क्लास, जो कि स्पोकन इंग्लिश के सिनेरियो से मैं आज लेके आया हूँ। स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं, चाहे आप कोई से भी चैनल से पढ़ रहे हैं या मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियोज आप देख रहे हैं, तो आपके लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वॉइस को बच्चे अगर हम कैटेगराइज करें तो वॉइस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होगा पैसिव वॉइस। क्या? एक तो होगा एक्टिव वॉइस और दूसरा होगा पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले, जैसा कि मैं हर टॉपिक में आपको बताता हूं, मैं कुछ सवाल खुद से पूछूंगा और उनके जवाब भी मैं खुद ही दूंगा। जैसे पहला सवाल मैं पूछता हूं कि ग्रामर में अगर वॉइस नाम का, यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस नाम का टॉपिक नहीं होता तो क्या होता। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो सेंटेंस लिख के बताऊंगा, उनसे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, और वास्तव में पैसिव वॉइस की और एक्टिव वॉइस की ग्रामर में जरूरत क्यों पड़ी। तो सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूं, जैसे मदर इज प्रिपेयरिंग टी। मैंने लिख दिया मदर इज प्रिपेयरिंग टी, मम्मी चाय बना रही है। अब बच्चे, ये जो सेंटेंस हमारा है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्टिव सेंटेंस है। तो सर आप कहोगे कि सर ये एक्टिव सेंटेंस क्यों है, इसको एक्टिव नाम क्यों दिया गया? वो इसका मतलब होगा यहाँ बोलना, और एक्टिव का मीन अगर हम हिंदी में देखें तो मीनिंग होगा सक्रिय। तो एक्टिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई कार्य करने वाला सक्रिय होता है। क्या? जिनमें कोई कार्य करने वाला होता है, किसी कार्य करने वाले के बारे में बताया जाता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये व्यक्ति, वस्तु या जानवर ये काम कर रहा है। जैसे सेंटेंस में बकायदा बताया हुआ है कि मदर इज प्रिपेयरिंग टी, मम्मी चाय बना रही। तो यहाँ काम करने वाला सब्जेक्ट कौन हो गया? मम्मी हो गई। प्रिपेयरिंग यहाँ पर वर्ब हो गई, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टी यहाँ पर क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो आपको सेंटेंस में काम करने वाला दिख रहा है, जो कि है मदर। अगर आपको सेंटेंस में कोई काम करने वाला दिख रहा है, आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या काम किसने किया है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में जाएंगे। बच्चे दोबारा से बताता हूं, अगर आपको किसी सेंटेंस में उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ दिख जाए, उस वस्तु के बारे में लिखा हुआ दिख जाए, मशीन के बारे में या जानवर के बारे में, जो उसमें काम करता है या काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस ऑलवेज क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस होगा, वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। यहाँ पर मम्मी काम कर रही है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे सिर्फ पैसिव वॉइस क्या होते हैं? अब पैसिव वॉइस को समझना, अगर मैं पैसिव की हिंदी आपको बताऊं तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कार्य करने वाले को निष्क्रिय रखा गया है, उसमें कार्य करने वाले के बारे में बताया नहीं जा रहा कि काम किसने किया है या काम कौन कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कार्य करने वाले के बारे में बताया नहीं जाता, वो पैसिव सेंटेंस होते हैं। अब आप कहोगे कि सर जब कार्य करने वाले के बारे में बताया नहीं जाता, तो फिर सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि काम कौन कर रहा है या काम किसने किया है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, पैसिव सेंटेंस इसीलिए बने क्योंकि सामने वाले को, कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सामने वाले को जरूरी नहीं होता और उसको मतलब नहीं होता कि काम कौन कर रहा है, उसको काम के होने से मतलब होता है। जैसे मैं इसी सेंटेंस को चेंज करके आपको बताता हूँ, पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बना के बताता हूँ, आप कहोगे कि हाँ सर बात सही है। देखो एक बार देखते हैं यहाँ पर, यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में मदर इज प्रिपेयरिंग टी, क्या लिखा हुआ है? मदर इज प्रिपेयरिंग टी। मैं इसी सेंटेंस को पैसिव में बनाऊंगा, कोई भी रूल्स आपको मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन रही है। ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ क्या था? मम्मी चाय बना रही है। नीचे वाले का मीनिंग क्या है? चाय बन रही है। अब मैं आपको छोटी सी सिचुएशन देता हूं, मान लो आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके घर आते हैं कोई शादी का कार्ड देने, आपको इनविटेशन देने।
जब वो कार्ड वार्ड देके उठ के जाने लगते हैं तो आपको उनको एक बात बोलनी होती है, या आप बोलते हैं या पहले बोल देते हैं? जब वो जाने लगते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं कि बैठो चाय बन रही है। क्या बोलेंगे आप उनको? कि बैठो चाय बन रही है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैठो खाना बन रहा है, खा के जाना, बैठो चाय बन रही है, पी के जाना। उस समय जो आपने सेंटेंस बोला कि बैठो चाय बन रही है, उस समय जो आपके रिलेटिव थे जो आपको इनविटेशन देने आए थे, उनको चाय के बनने से मतलब है या उस व्यक्ति से मतलब है जो चाय बना रहा है? आप उनको ऐसे बोलेंगे कि बैठो मम्मी चाय बना रही है, तो भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बोलोगे कि बैठो चाय बन रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बिना सब्जेक्ट के बारे में बताए कि काम कौन कर रहा है आप सेंटेंस बोल सकते हैं, तो फिर सब्जेक्ट के बारे में बताने की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि सामने वाले को तो सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है कि काम कौन कर रहा है। आपने कहा चाय बन रही है, आपके रिलेटिव को किससे मतलब है? चाय से मतलब है। आपने कहा बैठो खाना बन रहा है, आपके रिलेटिव को किससे मतलब है? खाना बनने से मतलब है। अब आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि बैठो मम्मी चाय बना रही है, बैठो रोहन चाय बना रहा है, बैठो मैं चाय बना रहा हूँ, या बैठो रिया चाय बना रही है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, या बैठो पापा चाय बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। आप उनको डायरेक्ट कहेंगे कि बैठो चाय बन रही है या बैठो खाना बन रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सेंटेंस सुनने वाले व्यक्ति को काम करने वाले से मतलब नहीं होता कि काम किसने किया है या काम कौन कर रहा है, उसको सिर्फ काम के होने से मतलब होता है, वो सारे के सारे सेंटेंस कौन से होते हैं? पैसिव सेंटेंस होते हैं। और पैसिव सेंटेंस की जरूरत इसीलिए पड़ी कि हम ऐसे सेंटेंस बोल सके जिनमें सब्जेक्ट के बारे में बताना जरूरी नहीं होता। और आपको एक बात मैं बता दूं, ज्यादातर सेंटेंस में सामने वाले व्यक्ति को पता होता है कि काम कौन कर रहा है। जैसे मान लो मैं कल कार से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में मेरे को पुलिस वालों ने रोक लिया और उन्होंने रोक के मेरे से कहा कि आप उस दूसरी रोड से चले जाओ, इस तरफ रोड बन रही है। क्या कहा उन्होंने? आप दूसरी रोड से डाइवर्जन लेके चले जाओ, यहाँ आगे रोड बन रही है। अब उस सिचुएशन में मेरे को पता चल गया कि रोड कौन बना रहा है। रोड तो मजदूर ही बना रहे होंगे, कोई फिल्म स्टार तो बना नहीं रहा होगा। तो जब आपको या तो पता होता है कि काम कौन कर रहा है, या आपको ये पता होने से मतलब नहीं है, आपकी तरफ से कोई काम करो, आपको काम के होने से मतलब है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव सेंटेंस होते हैं, हमेशा याद रखना। अब आपको ये तो पता चल गया होगा इतना समझाने के बाद कि पैसिव सेंटेंस ग्रामर में क्यों बने। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बना रही है। अब मैं ऐसा ना बोल के जो अपने रिलेटिव आए हैं उनको डायरेक्ट ऐसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि बैठो खाना बन रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा? फूड इज बीइंग कुक्ड। अब आप कहोगे कि सर आपने जो ये सेंटेंस बनाया है, हमने मान लिया कि इस सेंटेंस में आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई भी काम करने वाले के बारे में बताया नहीं है। और नहीं बताया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने वाले को काम करने वाले से मतलब थोड़ी है, सामने वाले को तो काम के होने से मतलब है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये एक्टिव सेंटेंस है जो जनरल हम पढ़ते हैं हमेशा, और ये पैसिव सेंटेंस है, तो आपने बनाए कैसे? ये पैसिव सेंटेंस आपने तो झट से लिख दिया फूड इज बीइंग कुक्ड। लेकिन ऐसे कौन से रूल्स थे जो फूड को उठा के शुरू में ले आए, जिसने यहाँ बीइंग अलग से लगा दिया, जिसने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि कुकिंग लिखी हुई थी उसको कुक्ड बना दिया? ऐसे कौन से रूल हैं? उन सभी रूल्स के बारे में समझाइए। अगर मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूं तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बाय मदर भी हम इस सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे बोलना होगा कि फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर, तो फिर आप डायरेक्ट ही बोल देंगे कि मम्मी खाना बना रही है। खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसा बोलेंगे तो उससे बढ़िया आप यही बोल देंगे कि मम्मी खाना बना रही है। तो ये जो बाय लगाकर यहाँ पर सब्जेक्ट को लास्ट में लगाया जाता है ना, ये सिर्फ ग्रामर में होता है। किस में होता है?
ये सिर्फ ग्रामर में होता है कि बाय लगा के सब्जेक्ट को लगा दिया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में कभी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला जाता। कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत होती है, तो लास्ट में बाय लगा के लगा देते हैं। बाकी 99% सेंटेंस में जब हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं ना सेंटेंस, तो उनमें बाय लगाकर सब्जेक्ट को नहीं लगाया जाता। अगर सब्जेक्ट लगाना ही होता तो फिर ऊपर वाला सेंटेंस ही बोल देते। सब्जेक्ट को हटाने के लिए ही तो पैसिव सेंटेंस बने हैं। क्या? सब्जेक्ट को हटाने के लिए ही तो पैसिव सेंटेंस बने हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सर कौन से ऐसे रूल है जो फुड को शुरू में ले आते हैं, कौन सा ऐसा रूल है जो बीइंग अपने आप सेंटेंस में आ गया, कौन सा ऐसा रूल है जो आईएनजी को थर्ड फॉर्म में बदल दिया उस रूल ने। ऐसे कौन से रूल है? तो उन रूल्स की हम अब करते हैं बात कि कैसे एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदला जाता है। चलिए फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है उनके बारे में जानते हैं, फिर हम टेंस में कैसे बदलाव करते हैं एक्टिव का पैसिव बनाते समय उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो सेंटेंस वापस लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, मदर इज कुकिंग फूड। सबसे पहला बदलाव हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, उसको उठा के किसकी जगह ले आते हैं पैसिव बनाते समय? सब्जेक्ट की जगह। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाकर हम किसकी जगह ले आते हैं? सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट आपको मेन वर्ब के तुरंत बाद दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, उनके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि दो ऑब्जेक्ट वाले का कैसे बनाते हैं। अभी आप एक ऑब्जेक्ट वाला सीखो। वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसको उठा के हम कहाँ ले आए? शुरू में ले आए। तो सबसे पहला रूल क्या हो गया कि एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आते ही क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंस चेक करते हैं कि एक्टिव वाक्य में कौन सी टेंस का यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका पैसिव बनाते हैं। तो जब हमने सेंटेंस को देखा कि एक्टिव सेंटेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, तो ग्रामर का एक रूल है कि जब कोई भी एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है ना, उसका पैसिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखते हैं और साथ में बीइंग एक्स्ट्रा लगा देते हैं। क्या एक्स्ट्रा लगा देते हैं? बीइंग एक्स्ट्रा लगा देते हैं, BEING। ये क्यों लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा, देखो भी। तो यहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम और आर। तो यहाँ फूड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। फूड के लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा रूल क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा रूल मैं आपको बता देता हूं। एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या करते हैं? ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। याद रहे, जब भी हम कोई एक्टिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दुनिया की पूरी ग्रामर में ऐसा कोई पैसिव सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती हो। हर एक सेंटेंस में जो पैसिव है उसकी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो, चाहे पास्ट टाइम में हो, चाहे फ्यूचर टाइम में हो। ये हमेशा याद रखना, पैसिव सेंटेंस तभी बन पाएगा जब उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, नहीं तो वो पैसिव सेंटेंस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुक की जब थर्ड फॉर्म बनाने गए, अभी हमारी बात हुई थी ना कि बीइंग क्यों लगाते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। हम जब कुक की सेकंड वो थर्ड फॉर्म बनाने गए, तो जो कुक के साथ आईएनजी लगा हुआ था उसने कहा कि जब आप कुक की थर्ड फॉर्म बनाओगे तो ये कुकडिंग तो बनने से रही, ये क्या बनेगी? कुक्ड बनेगी। तो आपको कुक्ड बनाने के लिए यहां से मेरे को यानी आईएनजी को हटाना पड़ेगा। तो आईएनजी ने कहा कि आप मेरे को सेंटेंस से हटा दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? आईएनजी ग्रामर वालों से बात करता था, तो आईएनजी ने कहा कि अगर आप मेरे को सेंटेंस से हटा दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? आईएनजी को कुछ समय के लिए तो बोला गया कि अभी तो तू फिलहाल तो हट जा, लेकिन आईएनजी भी क्या था, जिद करने वाला था। उसने मना कर दिया कि मैं सेंटेंस नहीं उठूंगा, मुझे कहीं ना कहीं रखो। तो ग्रामर वालों ने पहले तो कहा
कि ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रख लेने दो, फिर तेरे बारे में भी सोचेंगे। तो उन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रख ली, लेकिन आईएनजी ने बड़ी जबरदस्ती की कि मेरे को सेंटेंस में लगाना ही पड़ेगा आपको। तो ग्रामर वालों ने क्या किया कि ठीक है तेरे को सेंटेंस में लगा देते हैं। अब आईएनजी ने कहा, आईएनजी को उन्होंने सेंटेंस में लगा दिया। आईएनजी ने कहा मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ कोई वर्ब रखो दूसरी। क्यों? क्योंकि आईएनजी बिना वर्ब के तो आता भी नहीं है, हमेशा वर्ब के साथ ही आता है। तो ग्रामर वालों ने खूब सारी वर्ब ढूंढी इंग्लिश में, लेकिन कोई वर्ब मिली नहीं। इनको लास्ट में जाके एक वर्ब मिली, कौन सी? बी। तो इन्होंने यहाँ पर बी लगा दिया। तो इस प्रकार हम जब भी ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो उसका पैसिव बनाते समय हम पैसिव सेंटेंस में क्या लगा देते हैं? बीइंग एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो सबसे पहले फूड को हमने यहाँ सेट कर दिया, यानी फूड को सब्जेक्ट की जगह हम ले आए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। बीइंग मैंने कहा कि अगर वर्ब में आईएनजी होगा तो बीइंग जरूर लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कुक्ड लगा दी, तो फूड इज बीइंग कुक्ड। स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, फूड इज बीइंग कुक्ड। अब आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपने शुरू में हटाया था, सब्जेक्ट आपने शुरू में हटाया था ना, उसको कहाँ ले जाना है? ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है। कहाँ लेके जाओगे? ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाओगे। और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट आप लास्ट में लिखोगे ना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाके जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, उससे पहले आपको क्या लगाना है? बाय लगा देना है। यानी आपको कुक्ड के बाद क्या लगाना है? बाय मदर लगा देना है। ठीक है, ये जो बाय मदर आपने लगाया, ये स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? सेंटेंस का मीनिंग देखो आप क्या निकल रहा है, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा बोलेंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे मम्मी खाना बना रही है। तो ये जो बाय मदर, यानी जो सब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाता है बाय लगा के, उसको इंग्लिश स्पोकन में नहीं बोला जाता, यानी स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज नहीं किया जाता। सिर्फ इतना ही सेंटेंस बोला जाता है, फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। देखो एक सेंटेंस देखते हैं, जो रूल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उससे पहले बाय लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और टेंस में भी मैंने परिवर्तन किया है। देखो यहाँ बीइंग लग गया, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक सेंटेंस का और बना के देखते हैं हम, जैसे मैंने खाना, इंग्लिश में ही लिखते हैं हम डायरेक्ट, आई हैव कुक्ड फूड। कौन सा टेंस है बच्चे आपको पता चल रहा होगा? आई हैव कुक्ड फूड। यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग है वो है कि मैंने खाना बना लिया है। अब मैं आपको छोटी सी सिचुएशन फिर से देता हूँ। आज मैं जब घर से आया तो मैं वाइफ को बोल के आया था कि मेरा आज फास्ट है, तो एक काम करना, 4 बजे खाना बना के मुझे कॉल कर देना, तो मैं आ जाऊंगा और आके खाना खा लूंगा। तो वाइफ ने मेरे को 4 बजे कॉल किया, 4 बज के कुछ मिनट पे किया, तो उसने ऐसा बोला होगा क्या कि घर आ जाओ मैंने खाना बना लिया है? ऐसा बोल सकती है क्या? मान लो वो ऐसा बोल भी देती है, घर आ जाओ मैंने खाना बना लिया है, तो मुझे तो वैसे भी पता था कि खाना तो वही बनाएगी। दूसरा, मुझे खाना बनाने वाले से मतलब था या खाने से मतलब था कि खाना बन गया कि नहीं बना? तो वो ऐसा नहीं बोलेगी बच्चे कि आ जाओ मैंने खाना बना लिया है, वो बोलेगी कि आ जाओ खाना बन गया है। क्या बोलेगी? आ जाओ खाना बन गया है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया, क्या उसमें उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसने खाना बनाया है? नहीं बताया जा रहा। क्यों नहीं बताया जा रहा? सेंटेंस सुनने वाले को उस व्यक्ति से मतलब ही नहीं है जिसने खाना बनाया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सेंटेंस सुनने वाले को पहले से पता हो कि खाना किसने बनाया। तो मेरे को तो पहले से पता था कि वाइफ खाना बनाएगी, तो मेरे को वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मैंने खाना बना लिया है। अगर ऐसे बोलेगी मैंने खाना बना लिया है तो एक्टिव का सेंटेंस हो गया। लेकिन उसने मेरे को 4 बजे कॉल करके बोला कि घर आ जाओ खाना बन गया है। क्या बोला? घर आ जाओ खाना बन गया है। सबसे पहले किसको उठा के लाएंगे? फूड को उठा के लाएंगे। फूड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब है हैव। आप कौन से टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट की है। प्रेजेंट परफेक्ट को कौन से टेंस में बदल देते हैं? अब आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं प्रेजेंट परफेक्ट को कौन से टेंस में बदलेंगे। अभी जस्ट आगे यही लिस्ट में आपको शो करने वाला हूं कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में बदलता है। अभी तो आप देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में।
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज बीन। दो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैव बीन और हैज बीन। तो यहाँ फूड सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज बीन, तो हमने लगा दिया फूड हैज बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी कुक्ड। अब यहाँ बीइंग तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म है नहीं, हमारा सेंटेंस यही खत्म हो गया, फूड हैज बीन कुक्ड, खाना बन गया है। अगर आप ग्रामर के अकॉर्डिंग यानी कोई एग्जाम्स में आप लिख के आना चाहते हैं, ग्रामर में आप लिख के आना चाहते हैं, तो यहाँ क्या कर दो, बाय मी लगा दो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आई लिखा हुआ, आपने बाय मी क्यों लगाया? बेटा जब प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब कोई भी सब्जेक्ट आता है ना, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। कौन से केस में आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे आई माई मी, ही हिज हिम, सी हर हर, दे दियर देम, इस तरीके से वी अवर अस, तो हमेशा कौन से केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में। जब ये यहां से उठ के पीछे चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, जो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जब ये सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ये याद रहे। अब चलते हैं हम टेंस में कब कब क्या क्या परिवर्तन किया जाता है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब डू डज का अगर सेंटेंस में प्रयोग होगा, या एस और ईएस लगा हुआ होगा, या सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हुआ होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन से टेंस में बदल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। अब आप कहोगे सर अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का हुआ तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चे। प्रेजेंट सिंपल को जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं ना, तो उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, उसका आईएनजी वाला स्ट्रक्चर काम में नहीं लेते हैं। क्यों क्यों नहीं लेते हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल में कोई काम के लगातार होने की बात नहीं होती। अगर आपने आईएनजी लगा दिया तो उस काम के लगातार होने की बात हो जाएगी, तो इस वजह से आईएनजी नहीं लगाया जाता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कोई सेंटेंस होगा तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी इज एम आर में ही रखेंगे, साथ में क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे, जैसा कि अभी पहले बात हो गई थी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे, जैसा मैंने आपको सेंटेंस बताया था, हैज और हैव को किस में बदल देंगे? हैज बीन और हैव बीन में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया होगा एक्टिव सेंटेंस में, तो उसमें कभी भी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। यहां तक कि तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी भी पैसिव नहीं बनता, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, तीनों ही टेंस का कभी पैसिव नहीं बनाते हैं। जैसा हमने प्रेजेंट में बदलाव किया, वैसा ही पास्ट टेंस में चेंज होगा। सिंपल पास्ट टेंस कौन से टेंस में बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदला था, वैसे सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा। जैसे बीइंग हमने लगाई थी, वैसे यहाँ बीइंग लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल गया था, वैसे पास्ट परफेक्ट कौन से में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज था, वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंस में चेंज करेंगे। आगे और भी है, इसका आधा अभी बाकी है। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होगा तो किस में बदल देंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। अगर सेंटेंस एक्टिव वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो कोई चेंज नहीं करना है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव सेंटेंस रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर बात समझने की यह है कि 12 टेंस में से मात्र 8 टेंस का ही पैसिव बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव बन सकता है, जिनके पैसिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। बाकी टेंस के पैसिव सेंटेंस नहीं बनते हैं। 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनते, उनमें 3 तो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इन चारों टेंस के पैसिव कभी भी नहीं बनते। अब बात करते हैं बच्चे मोडाल वर्ब्स की। अगर सेंटेंस में मोडाल वर्ब जैसे कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, नीड टू, डेयर टू, अगर इस प्रकार की कोई भी वर्ब आ जाती है जो मोडाल वर्ब के नाम से हम इनको जानते हैं,
तो सभी मोडल वर्ब के आगे हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब आप कहोगे सर बी कहाँ से आ गया, मैंने आपको कहा था आईएनजी में भी बी को लगाया था, यहाँ जब जरूरत पड़ी तो भी बी लगा दिया, ऐसा क्यों किया ये भी बता देता हूँ। क्योंकि मोडल वर्ब के तुरंत बाद कभी भी जीवन में थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है मोडल वर्ब के बाद। तो जब यहाँ मोडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगाने की बारी आई तो थर्ड फॉर्म ने कहा कि मैं तो मोडल वर्ब के तुरंत बाद नहीं आऊंगी, तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ा, बी लगाना पड़ा। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सबके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, फिर V3 लग जाएगी। अगर कोई मॉडल वर्ब आती है और उसके बाद हैव लगा हुआ आता है, जैसे कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, सेल हैव, शुड हैव, कुछ भी, तो हम उसमें क्या करते हैं, मॉडल वर्ब को वैसे के वैसे रख देते हैं, साथ में क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ओके, अगर टू लगा हुआ आता है एज ए इंफिनिटिव, क्या लगा हुआ आता है टू, एज ए इंफिनिटिव। अब आप कहेंगे सर इंफिनिटिव क्या है, आगे बताऊंगा बच्चे इंफिनिटिव क्या है। टू अगर लगा हुआ आता है तो उसको टू बी में चेंज कर देते हैं, अगर हैव टू लगा हुआ आता है तो उसको हैव टू बी में चेंज कर देते हैं। हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है, जब मजबूरी बताते हैं ना, अपना कंपल्सन शो करते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो उस कंपल्सन के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में हम हैव टू के बाद बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जब नीड टू को बदला जाता है तो नीड टू के बाद नीड टू बी लगा देते हैं, याद रहे, याद रखेंगे ये सारे रूल्स। इस प्रकार से मोडल वर्ब में और टेंस में परिवर्तन किया जाता है। एक्टिव सेंटेंस में इधर वाले रहेंगे और पैसिव में उधर वालों में हम बदल देंगे। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज करके एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस बना के, वो भी कौन से सेंटेंस के, जो असर्टिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव, और नेगेटिव सेंटेंस के हम क्या बना के देखेंगे, यहाँ पर पैसिव बना के देखेंगे। द न्यूज सरप्राइज्ड मी, सबसे पहले आपको पहचान ये करनी है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट आपको हमेशा वर्ब के तुरंत बाद मिल जाएगा, यहां आपको ऑब्जेक्ट मिल गया द न्यूज सरप्राइज्ड मी, न्यूज ने मुझे सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो मी को जब आप उठा के सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इसका कौन सा केस बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस बनेगा, जो कि आई के केस में, जो कि मी के केस में आई होता है। ठीक है, अब आपको पहचान करनी है कि जो एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। क्या पहचान करनी है, जो एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ आपको सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ कोई है नहीं, सेकंड फॉर्म दी हुई है। और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वो कौन से टेंस की, कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का। कौन से टेंस का है बेटा बताएं, पास्ट सिंपल का है। तो यहाँ सिंपल पास्ट जब दिया गया है तो सिंपल पास्ट को कौन से टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज एंड वर। दो हेल्पिंग वर्ब है ना पास्ट कॉन्टिन्यूस की, वॉज एंड वर। आई के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, आई के साथ तो वॉज लगेगा, तो हमने लगा दिया आई वॉज सरप्राइज्ड। यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड थर्ड फॉर्म है, सरप्राइज थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होती है। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, यहां तक लिख दिया। आपको यहां पर बाय द न्यूज भी लिखना पड़ेगा, बाय द न्यूज। आई वॉज सरप्राइज्ड, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, न्यूज ने मुझे सरप्राइज कर दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, मैं न्यूज से सरप्राइज हो गया। ठीक है, तो यहां मैंने आपको कहा था कि 1% सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें बाय लगा के आपको ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट इनवाइट मी, उसने मुझे नहीं बुलाया था। कौन सा टेंस है, डिड से पता चल रहा है सिंपल पास्ट है, कौन से में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर्ब। मी के केस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। आई वॉज नॉट, इनवाइट की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म। आई वॉज नॉट इनवाइटेड, चाहो तो बाय हिम लगा दो, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। डायरेक्ट बोलेंगे आई वॉज नॉट इनवाइटेड। मान लो आपका कोई दोस्त है, जो आपके दोस्त का भी दोस्त है, आप तीन म्यूचुअल फ्रेंड हैं। अब आपके दोस्त के सिस्टर की शादी है, तो दूसरा दोस्त वहां गया हुआ है लेकिन आप नहीं गए, तो आपके उस दोस्त ने आपको फोन करके बोला कि यार रवि ने तेरे को नहीं बुलाया क्या शादी में।
तो आप बोलोगे मुझे इनवाइट नहीं किया गया। ऐसा नहीं बोलोगे कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। क्या बोलेंगे? मुझे इनवाइट नहीं किया गया, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे आई वॉज नॉट इनवाइटेड। क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट इनवाइटेड, मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। इस तरीके से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, V3 लगा दोगे, और बाय हिम चाहो तो लगा दो, नहीं तो स्पोकन में नहीं लगाया जाता। वी सेल इन्फॉर्म यू, यहाँ पर कौन सा टेंस दिख रहा है आपको? फ्यूचर टेंस दिख रहा है। सिंपल फ्यूचर को कौन से टेंस में बदलते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल बी और सेल बी। क्या होती है? विल बी और सेल बी। तो यहां आप देखो, यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू को हम ले आएंगे शुरू में, और क्या लिखेंगे? यू। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू के साथ विल लगता है। यू विल बी, इन्फॉर्म का क्या बनाएंगे? इन्फॉर्म्ड। यू विल बी इन्फॉर्म्ड, तुम्हें बता दिया जाएगा। बाय वी का क्या बनेगा? अस बनेगा। ये ब्रैकेट में रख दिया मैंने, ये सिर्फ ग्रामर में यूज होगा, स्पोकन इंग्लिश में नहीं यूज होगा। अब सर ये सेंटेंस कब बोला जाता है कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा? मान लो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, उन्होंने आपका इंटरव्यू ले लिया, और आते समय आपको कहा कि आप अपना रेज्यूमे यहीं छोड़ के जाइए, आपको इस जॉब के बारे में कॉल करके बता दिया जाएगा कि आप जॉब लगे कि नहीं। आपने उनको पूछा कि मैं इंटरव्यू में पास हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। क्या बोला उन्होंने? आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। यू विल बी इन्फॉर्म्ड। अब उस समय आप उनको ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि मैम मुझे कौन बताएगा। आपको पता चलने से मतलब है या पूछने से मतलब है कि मुझे कौन बताएगा? आपको चाहे कोई बताओ, कंपनी में कोई कॉल करो, चाहे डायरेक्टर कॉल करो या मैनेजर कॉल करो या सेक्रेटरी कॉल करो, कोई भी कॉल कर सकता है। आपको पता करने से मतलब है कि आपका इंटरव्यू पास हुआ कि नहीं हुआ। आपको इससे मतलब नहीं है कि आपको किसने बताया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। यू मस्ट रिपेयर इट, तुम्हें इसको रिपेयर करना ही करना है। ये रिपेयर होनी ही होनी चाहिए। यहां तो कह दिया कि तुम्हें इसको रिपेयर करना है, लेकिन पैसिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? ये रिपेयर होनी ही होनी चाहिए। मस्ट का मतलब होता है कि पक्का ऐसा होना ही चाहिए। तो यहां देखो, इट मस्ट बी, मॉडल वर्ब है ना, मस्ट, इसके साथ तो बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लग जाएगी, इट मस्ट बी रिपेयर्ड। यहां पर आप चाहो तो बाय यू लगा दो, जो कि स्पोकन इंग्लिश में नहीं लगता है। याद रखना है आपको ये चीज। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहां जो मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो यहाँ आके सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। यहाँ भी मी अपने केस में आई बन गया था, यहाँ यू का यू रह गया था, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। इट का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, इस वजह से। तो आप ये टेबल एक बार देख लेना, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह ये आता है तो सब्जेक्टिव में आके ये बन जाता है। अगर ऐसा आता है तो वी में चेंज हो जाता है, यू का यू ही रहता है। हिम आता है तो ही में चेंज हो जाएगा, हर आता है तो सी में चेंज हो जाएगा, इट आता है तो इट ही रहेगा, देम आता है तो दे में चेंज हो जाएगा। अगर यही सीन होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना है तो आई मी में बदलेगा, वी अस में बदलेगा, यू यू में रहेगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदलेगा, इट का इट ही रहेगा, और दे किस में बदल जाएगा? देम में चेंज हो जाएगा। तो ये टेबल आप एक बार याद कर लें, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, आगे चलें। ठीक है, सेंटेंस फिर से बना के देखते हैं। दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून, वे जल्दी ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। वे जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हमें उनके रिजल्ट डिक्लेयर करने से मतलब है या रिजल्ट के डिक्लेयर होने से मतलब है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोलेंगे कि वे जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हम ये बोलेंगे कि जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। किसके द्वारा होगा हमें मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट के डिक्लेयर होने से मतलब है। तो दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है? द रिजल्ट। यहां पर सबसे पहला ऑब्जेक्ट उठाते हैं, सून को बाद में रख देंगे, तो यहां बनाते हैं द रिजल्ट। विल है ना, तो विल का विल भी कर देंगे। द रिजल्ट विल बी
declared soon, the result will be declared soon। आप चाहो तो यहाँ the result will be declared by them soon ऐसा कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो the result will be declared soon by them, यहां बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। ये करेक्ट रहेगा, इसमें बाय देम को लास्ट में लगाना होगा, ठीक है। somebody has picked my pocket, somebody has picked my pocket। वैसे तो जब सब्जेक्ट जो होता है वो अगर इनडेफिनेट होता है, पता नहीं कि कौन क्या करेगा, जैसे somebody पता नहीं कौन, people पता नहीं कौन से लोग, anybody मतलब कोई पता नहीं कोई कौन, everyone मतलब प्रत्येक, यहाँ भी पता नहीं कि वे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, वे कौन, पता ही नहीं ना कौन है। तो ऐसे सब्जेक्ट को वैसे तो ग्रामर में लिखा नहीं जाता, ये ग्रामर का रूल है, लेकिन स्पोकन में भी वैसे इनको नहीं बोला जाता है। somebody has picked my pocket, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है। तो somebody has picked, ये तो है verb, ये है helping verb, verb के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। तो my pocket यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो my pocket has लिखा हुआ है, has कौन से टेंस में बदलेगा, has been में बदल जाएगा। my pocket सिंगुलर है तो यहाँ पर have been नहीं आएगा, यहाँ पर has been ही आ जाएगा। my pocket has been picked, थर्ड फॉर्म आती है ना वैसे ऑलवेज। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरी जेब कट गई है, क्या, मेरी जेब कट गई है। डायरेक्ट बोलेंगे किसने काटी है, ऐसा नहीं, मेरी जेब कट गई है, किसके द्वारा काटी है पता ही नहीं है। पीपल ड्रिंक टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर टी पहला ऑब्जेक्ट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे टी, पीपल ड्रिंक टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो टी इज लगा देंगे, कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे ना, टी इज, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, टी इज ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड, टी इज ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चाय पी जाती है। अगर ऐसा बोलेंगे तो सबको पता है कि किसके द्वारा पी जाती है, चाय ना पूरी दुनिया में पी जाती है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मनुष्य पूरी दुनिया में चाय पीते हैं, मनुष्य पियेंगे ऑब्वियसली, सबको पता है, कुत्ता थोड़ी ना पिएगा। तो सारी दुनिया में चाय पी जाती है, ऐसा बोलेंगे टी इज ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में। एनीबडी कैन जंप द वॉल, यहाँ पर जंप के तुरंत बाद द वॉल आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो बना देंगे द वॉल, कैन को कैन बी में बदल देंगे, कैन बी, जंप का क्या बना देंगे, जंप्ड, द वॉल कैन बी जंप्ड, ये दीवार कूदी जा सकती है आराम से, नीचे है दीवार बिल्कुल, कोई भी कूद सकता है। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, सबको, जो एल्डर्स होते हैं आपके बड़े होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, शुड का मतलब ऐसा करना चाहिए सलाह दे रहा है। शुड मॉडल वर्ब है, चेंज करके देखते हैं, रेस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा एल्डर्स शुड बी, शुड का क्या बन जाएगा, शुड बी बन जाएगा, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, क्या, रेस्पेक्टेड, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, जो एल्डर हैं उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, किसके द्वारा की जानी चाहिए, जानवर तो करने से रहे, मनुष्य ही करेगा, ठीक है। तो एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आगे चलते हैं। सी इज कुकिंग फूड, सीधा सा सेंटेंस है, फूड को शुरू में ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी इजी रख लेते हैं क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहता है। फूड इज आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग लगा देते हैं, फूड इज बीइंग कुक्ड बन गया साहब, जो हमने पहले भी बना लिया था, फूड इज बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट देखिए, मनु विल टेल हर लेटर, मनु विल टेल हर लेटर, मनु उसे बाद में बताएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, हर शुरू में क्या बन जाएगा, आते ही सी बन जाएगा, विल का क्या बनेगा, विल बी बन जाएगा, तो सी विल बी, हर का क्या बना, सी विल बी, टेल का क्या बन जाएगा, टोल्ड, सी विल बी टोल्ड लेटर, सी विल बी टोल्ड लेटर। मनु को नहीं लिखेंगे, चाहो तो बाय मनु लगा दो। द जज पनिश्ड द ज्वेल थीप, पनिश्ड वर्ब के तुरंत बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ज्वेलरी चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने, जज ने क्या किया, सजा दे दी। तो द ज्वेल थीप क्या आएगा, द ज्वेल थीप, द ज्वेल थीप
पनिस्ड, सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस से, तो वॉज आ जाएगा, थीप सिंगुलर है ना यहाँ पर, द ज्वेल थीप वॉज पनिस्ड, द ज्वेल थीप वॉज पनिस्ड बाय द जज लगा सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं लगाएंगे, स्पोकन में तो वैसे भी नहीं लगाएंगे, बाय द जज, ठीक है, बाय द जज हमने यहां पर लगा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, आई हैव रिपेयर्ड योर मोबाइल फोन। मान लो आपने किसी दुकान वाले को अपना मोबाइल फोन रिपेयर करने के लिए दे दिया, अब वो आपने उसको कहा था कि जैसे ही मेरा मोबाइल फोन रिपेयर हो जाए आप मेरे को कॉल कर देना, तो आपके पास उस मोबाइल फोन रिपेयर करने वाले का कॉल आया, आप मोबाइल लेके आए ना, उसी दिन शाम को उसका कॉल आया, उसने फोन करके बोला कि मैंने आपका मोबाइल फोन रिपेयर कर दिया है। क्या बोला उसने? मैंने आपका मोबाइल फोन रिपेयर कर दिया। तो आप हंसोगे कि तुमने किया हो या किसी ने किया हो, मुझे मोबाइल फोन रिपेयर होने से मतलब है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैंने आपका मोबाइल फोन रिपेयर कर दिया है? डायरेक्ट बोल सकता है ना कि तेरा मोबाइल फोन रिपेयर हो गया है, मतलब आपका मोबाइल रिपेयर हो गया है, ले जाओ आके। इस वजह से पैसिव सेंटेंस बने बच्चे से, ध्यान से समझना। वो एक तो बोलेगा कि मैंने आपका मोबाइल फोन रिपेयर कर दिया है, एक बोलेगा कि आपका मोबाइल फोन रिपेयर हो गया है ना। किसने किया है मेरे को भी मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे मोबाइल फोन के ठीक होने से मतलब है। तो यहाँ पर योर मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आते हैं, योर मोबाइल फोन, हैव है ना तो हैज बीन लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे, योर मोबाइल फोन हैज बीन रिपेयर्ड बाय मी, होगा लास्ट में बाय मी, नहीं लगाएंगे। आई हैव कुक्ड फूड, वही बात है, इसमें हैव आया है, तो फूड हैज बीन, इसको हम पहले भी डील कर चुके हैं सेंटेंस को, फूड हैज बीन कुक्ड, क्या आया? फूड हैज बीन कुक्ड। हम यहाँ फूड के लिए हैज का यूज करेंगे, हैव का नहीं कर सकते, और हैज और हैव को हैज बीन और हैव बीन में बदल देते हैं, इस वजह से हमने चेंज किया है। अब देखते हैं बच्चे, समटाइम्स वर्ब आर यूज्ड विद टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज। एक्टिव सेंटेंस में कई बार वर्ब किसके साथ यूज होती है? दो ऑब्जेक्ट लेकर आती है। एक तो देखो ए पेन आ गया और एक मी आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए ना। पैसिव वॉइस ऑफ सच सेंटेंसेज कैन बी मेड विद आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट से भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले मी से बनाते हैं, सी गेव मी ए पेन, तो आई गेव सेकंड फॉर्म में वॉज लगेगा, आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर, आई वॉज गिवन ए पेन बाय हर। या आप ऐसे बना सकते हो, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से जब आप बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू लगा दिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ना, उससे पहले प्रीपोजिशन हम लगाते हैं। तो ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हर, ये सेंटेंस दोनों ही तरीके से बनेगा। हम इस ऑब्जेक्ट से भी उठा के बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। ज्यादातर सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों से ही बन सकते हैं, पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से ही बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। दोनों से बना के देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस बिगिनिंग विद नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव पैसिव सेंटेंसेस। ये भी आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़े जरूरी हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले से ही कोई ऐसा वर्ड आया हुआ है जो अपने आप में नेगेटिव है, जैसे नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं या कुछ नहीं। यहाँ पर नन का यूज कोई नहीं के सेंस में किया गया है, ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, देखो, नन सो हिम पहला ऑब्जेक्ट है, तो हिम को जब सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो क्या बना देंगे? ही बना देंगे। ही सो सेकंड फॉर्म में तो वॉज आएगा, ही वॉज नॉट नेगेटिव बनाएंगे ना, तो इसको तो हटा देंगे नेगेटिव बनाते समय और नोट लगा देंगे। ही वॉज नॉट, सो का क्या बनाएंगे? सीन बना देंगे। ही वॉज नॉट सीन इन द स्कूल, he was not seen in the school, none saw him in the school का क्या बन गया? he was not seen in the school, उसे स्कूल में नहीं देखा गया, किसी के भी द्वारा नहीं देखा गया। nobody can change the destiny, the destiny
क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, द डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज द, कांट, कैन का क्या बनेगा, कैन नॉट लग जाएगा, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, नेगेटिव में कैन बी के बीच में नोट लगाते हैं, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, क्या हो जाएगा, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। इसको तो हटा ही दिया हमने नोबडी को, तो यहाँ पर चाहो तो ऐसा लगा सकते हैं, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीवन, नोबडी का क्या बन जाएगा, एनीवन, क्योंकि नेगेटिव नहीं रह सकता, हमने नेगेटिव के लिए ऑलरेडी नोट लगा दिया है। ओके, नो वन हेल्प्ड मी, मेरी किसी ने मदद नहीं की, बनाएंगे आई वॉज नॉट हेल्प्ड, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, बना देंगे बाय एनीवन, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन, क्या बनाएंगे, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। तो आप देख लो इन तीनों सेंटेंस को बच्चे किस तरीके से बनाया गया है, एक बार चेक कर लें। आगे चले, ये देखें मोडल वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। मोडल वर्ब के साथ हमेशा बी लगा दिया जाता है, ठीक है, और अगर हैव पहले से लगा हुआ है तो बीन लगा दिया जाता है। दे कैन डू इट, वो इसे कर सकते हैं, हम बोलेंगे ये किया जा सकता है, तो इट को लाएंगे पहले, इट, कैन लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, इट कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, डन लगाएंगे, इट कैन बी डन। आई कैन रिपेयर दिस लैपटॉप, सबसे पहले दिस लैपटॉप को शुरू में लाएंगे, दिस लैपटॉप, कैन का क्या बना देंगे, कैन बी, और रिपेयर का क्या बना देंगे, रिपेयर्ड, दिस लैपटॉप कैन बी रिपेयर्ड, ये लैपटॉप रिपेयर हो सकता है। ऐसा नहीं बोला कि मैं इस लैपटॉप को रिपेयर कर सकता हूं, ऐसा बोला गया है कि ये लैपटॉप रिपेयर हो सकता है, ठीक है। नोबडी कैन ब्रेक द रिकॉर्ड, नोबडी कैन ब्रेक द रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट है, द रिकॉर्ड कांट, कैन नॉट का कांट बनेगा, ये नोबडी लिखा हुआ है ना इसलिए, नोबडी नेगेटिव है ना सेंस, तो इसलिए नॉट लगाएंगे, द रिकॉर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन, ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता, ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। एक तो बोलेंगे कि इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता, एक बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। यू मस्ट रिटर्न द लोन, आपको लोन वापस से रिटर्न करना होगा, तो द लोन मस्ट बी रिटर्न्ड, है ना, द लोन मस्ट बी रिटर्न, लोन वापस चुकाना होगा, इस तरीके से बनाएंगे। आगे और देखें, मॉडल वर्ब के 3 सेंटेंस और है हमारे पास। सी माइट फिनिश द टास्क, तो द टास्क को शुरू में ले आएंगे, द टास्क आ गया, ठीक है, द टास्क शुरू में आ गया, माइट का क्या बनाएंगे, माइट बी, द टास्क माइट बी, फिनिश का क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, द टास्क माइट बी फिनिश्ड, ये टास्क फिनिश होना था, है ना, हो सकता था। यू शुड क्लीन द रूम, तुम्हें रूम क्लीन करना चाहिए, क्लीन द रूम, यहां द पहले आ जाएगा, द क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद है तो ऑब्जेक्ट ही है, द रूम शुड बी क्लीन्ड, मैं जब घर से निकला तो मैंने सुबह बोल दिया था कि रूम शाम तक क्लीन हो जाना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला था कि तू रूम को शाम तक क्लीन कर देनी चाहिए, मैंने ये बोला कि रूम शाम तक क्लीन हो जाना चाहिए। किसके द्वारा होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे रूम के साफ होने से मतलब है। ओके, आगे चलते हैं। सी माइट हैव पास्ड द एग्जाम, सी माइट हैव पास्ड द एग्जाम्स, अब आएगा द एग्जाम, सबसे पहले द एग्जाम्स माइट हैव, क्या लगा देंगे, द एग्जाम माइट हैव बीन पास्ड, द एग्जाम माइट हैव बीन पास्ड, एग्जाम पास हो जाना हो सकता था, द एग्जाम माइट हैव बीन पास्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनाते हैं, एक बार आप बना के देखिए बच्चे, इंटेरोगेटिव के पैसिव कैसे बनाएंगे, ट्राई करके देखो आप एक बार, ऊपर वाले सेंटेंस का पैसिव बना के देखिए बन रहा है क्या।
आर यू कुकिंग फूड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से शुरू हो सकते हैं, या तो WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से। पहले हम हेल्पिंग वर्ब वालों को बना के देखेंगे, फिर WH वालों को बना के देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, आर यू कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बना रहे हो। इसको बनाएंगे, क्या खाना बन रहा है, तो क्या करेंगे, फूड को पहले ले आएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहती है, उसको जगह चेंज नहीं की जाती, बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो इसी टेंस में, लेकिन फूड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, सिंगुलर लग जाएगी। कौन सी आ जाएगी, इज। तो बनेगा इज फूड, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना तो बीइंग लगा देंगे, यहाँ इंज लगा हुआ है देखो, इज फूड बीइंग कुक्ड, क्या खाना बन रहा है, क्या इज फूड बीइंग कुक्ड। अगर चाहो तो क्या लगा दोगे, बाय यू लगा दोगे, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। इज शी वॉशिंग द कार, इज का इज रहेगा, द कार आ जाएगा, इज द कार बीइंग आएगा ना, आईएनजी लगा हुआ है, इज द कार बीइंग वॉश्ड, क्या गाड़ी धुल रही है। विल यू रिपेयर माई मोबाइल फोन, क्या तुम मेरा मोबाइल फोन रिपेयर कर दोगे। एक तो ऐसे पूछेंगे, एक डायरेक्ट बोलेंगे क्या मेरा मोबाइल फोन रिपेयर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, क्या मेरा मोबाइल फोन रिपेयर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम विल यू रिपेयर, विल माई मोबाइल फोन, विल के साथ बी लगाते हैं ना, बी रिपेयर्ड, विल माई मोबाइल फोन बी रिपेयर्ड, क्या मेरा मोबाइल फोन रिपेयर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह ही रखा, बाकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, है ना। बाकी चेंजेस वो के वो रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह रखना है, उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। जैसे मैंने विल को विल बी में चेंज कर दिया, लेकिन रखा तो अपनी जगह ही ना हेल्पिंग वर्ब को। जब हेल्पिंग वर्ब दो के जोड़े में आती है तो बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, ये याद रखना। कैन यू लिफ्ट इट, क्या आप इसे उठा सकते हो, कैन इट बी, कैन के साथ बी लगाएंगे ना, मॉडल वर्ब है। कैन इट बी लिफ्टेड, क्या बन गया, कैन इट बी लिफ्टेड। शुड आई टेक मेडिसिन, क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या बनेगा, शुड मेडिसिन, शुड मेडिसिन बी टेकन, क्या दवाई ली जानी चाहिए, क्या शुड मेडिसिन बी टेकन। बाय मी लगा देंगे आप चाहेंगे तो आगे। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव बना सकते हैं। ये WH वाले इंटरोगेटिव देखिए, इनमें क्या करते हैं, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों को ही बाद में नहीं रखा जाता है, इनको शुरू में ही रखा जाता है सेंटेंस के। बाकी चेंजेस सेम रहेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, टेंस में चेंज कर देंगे। तो व्हाट आर यू डूइंग का क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन। यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सब्जेक्ट को शुरू में नहीं लेके आए, डायरेक्ट लिख दिया व्हाट इज बीइंग डन। एक तो हम डायरेक्ट पूछे, ऐसे पूछते जाके कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। एक हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि क्या किया जा रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना भाई, क्या चल रहा है, व्हाट इज बीइंग डन, क्या बोलेंगे, व्हाट इज बीइंग डन। व्हाट वर यू कुकिंग, व्हाट इज बीइंग कुक्ड, व्हाट इज, व्हाट वर आया सॉरी, तो यहां पर वॉज हो जाएगा, व्हाट वॉज बीइंग कुक्ड। क्या पकाया जा रहा था, व्हाट वॉज बीइंग कुक्ड, व्हाट वॉज बीइंग कुक्ड। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमने इज लगाया, वॉज लगाया सिंगुलर के लिए। यहाँ पर भी हमने सिंगुलर के लिए वॉज लगाया, क्योंकि जब सब्जेक्ट पता नहीं होता सिंगुलर है क्या प्लूरल है, तो उसे सिंगुलर ही माना जाता है। व्हाट आर यू पेंटिंग, वाई आर यू पेंटिंग योर होम, तुम अपने मकान को पेंट क्यों कर रहे हो। तो यहां लगा दिया मैंने वाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसी टेंस में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, योर होम, तो वाई योर होम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, वाई इज योर होम, बीइंग लगाएंगे ना, वाई इज योर होम बीइंग पेंटेड, वाई इज योर होम बीइंग पेंटेड, why is your home being painted। WH वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया your home, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर being लगा दिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी।
व्हेन विल यू कुक फूड, व्हेन विल फूड, फूड है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा व्हेन विल फूड बी, विल का क्या बनाएंगे विल बी, व्हेन विल फूड बी कुक्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे कुक्ड के बाद, व्हेन विल फूड बी कुक्ड, ठीक है। व्हाट इज सी ईटिंग, व्हाट इज सी ईटिंग का क्या बनाएंगे, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय हर, ऐसे लगा देंगे बाय हर, अगर चाहेंगे तो बाय हर भी लगा सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बीइंग ईटन, व्हाट इज बीइंग ईटन, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो बिना ऑब्जेक्ट के बना देंगे। हु वाले सेंटेंस के साथ एक रूल अप्लाई होता है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें शुरू में हु आता है तो उसका पैसिव बनाते समय उसको बाय हुम में चेंज कर देते हैं। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इसको बना देंगे बाय हुम, बाय हुम आर यू, यू के लिए क्या लगाएंगे आर, बाय हुम आर यू, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम तो पढ़ने वाले हो, तुम तो ऑब्जेक्ट हो, तो बाय हुम आर यू टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया था, इसका बन जाएगा बाय हुम वर यू, यू के लिए तो वर लगेगा ना, और टोल्ड किस क्या रह जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगा, बाय हुम वर यू टोल्ड, तुम्हें किसने बताया था, तुम्हें किसके द्वारा बताया गया। हु वॉज कुकिंग फूड, खाना कौन बना रहा था, तो क्या बनेगा बाय हुम वॉज द फूड, द लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, बाय हुम वॉज फूड बीइंग कुक्ड, बाय हुम वॉज फूड बीइंग कुक्ड लगा दिया हमने। यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रख लिया, आईएनजी फॉर्म आई थी तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बीइंग लगा दिया, बाय हुम वॉज द फूड बीइंग कुक्ड। एक आता है अगर सेंटेंस के शुरू में हुम आता है तो उसका पैसिव बनाते समय उसको किस में बदल देते हैं, हु में बदल देते हैं। जैसे हुम आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो, इसका बन जाएगा हु इज बीइंग टॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसको पढ़ाया जा रहा है, हु इज बीइंग टॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसको पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो एक बार आप ये सेंटेंस देख ले पूरे, किस तरीके से हु को बाय हुम में चेंज किया जाता है। आगे आते हैं, ऐसे सेंटेंस, वैसे तो वोट और विच आता है ना, उसको सेंटेंस में पैसिव बनाते समय वैसे का वैसा रख दिया जाता है, लेकिन जब वोट और विच सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं यहाँ पर, तो इनको फिर बाय वोट और बाय विच से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, व्हाट आर यू राइटिंग है, सॉरी व्हाट आर यू राइटिंग है, तो यहाँ क्या बन जाएगा व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, सीधा सा बन गया। वोट रह गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई यहाँ पर, बीइंग रिटन बाय यू सीधा सा बन गया, बाय यू लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। लेकिन जब वोट को खुद को ही एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया जाए, यहाँ तो सब्जेक्ट कौन है, यू है, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, यहाँ तो सब्जेक्ट कौन है, यू है, लिखने वाले के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ व्हाट मेक्स यू एंग्री, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें गुस्सा दिलाती है, अब गुस्सा दिलाने वाला काम कौन कर रहा है, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, उसके बारे में तो पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है तुम्हें गुस्सा दिलाती है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट कोई नहीं होता, वोट और विच को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ऐसे सेंटेंस में वोट और विच के साथ क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। तो बाय वोट आर यू मेड एंग्री क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगा दी गई है, बाय वोट आर यू मेड एंग्री। इधर देख लो नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सिंपल प्रेजेंट किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, बाय वोट आर यू मेड हैप्पी, एंग्री का हैप्पी हो गया, बाकी सेम सेंटेंस है। विच गर्ल हेल्प्ड यू, तुम्हारी मदद कौन सी लड़की ने की, यहाँ पर लड़की के बारे में नहीं बता जा रहा है कि उसने मदद की,
पूछा जा रहा है उल्टा कि कौन सी लड़की ने मदद की, तो क्या बनेगा, विच का क्या बन जाएगा, बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, सिंपल पास्ट टेंस था, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया गया, बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड। यहाँ पर यू क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया ना, इसके अकॉर्डिंग वर आया है हेल्पिंग वर्ब। अब जैसा कि शुरू में बात चली थी कि सर इन्फिनेटिव क्या होते हैं और किस तरीके से उनका पैसिव बनाया जाता है। बेटा इन्फिनेटिव मैं आपको बता दूं, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तुरंत पहले टू आता है तो टू और फर्स्ट फॉर्म मिलके क्या बनते हैं, इन्फिनेटिव। वैसे अकेले टू को ही इन्फिनेटिव बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ही वो वर्ब क्या है, इन्फिनेटिव है, तो ही वो टू खुद इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ओके, तो सी इज टू राइट अ लेटर, ऐसे सेंटेंस में हम टू के साथ क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे सी इज टू राइट ए लेटर, ए लेटर शुरू में आ जाएगा, बाकी नियम वो के वो रहेंगे, सिर्फ टू के बाद भी लगा देंगे। ए लेटर यहाँ पर इज है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, ए लेटर इज टू बी, राइट का क्या बना देंगे, रिटन। द लेटर इज टू बी रिटन बाय हर, चाहेंगे तो लगा देंगे, a letter is to be written, क्या बन जाएगा, a letter is to be written। I have to buy a new car, I have to को have to be में बदल देते ना, पहले बात हुई थी, I have to buy a new car, तो a new car, have की जगह has आएगा क्योंकि कार सिंगुलर है ना, a new car has to be bought, बाय की थर्ड फॉर्म आएगी क्या, बोट, ए न्यू कार हैज टू बी बोट, खत्म मामला। बाय मी आ सकता है, नहीं लगाएंगे। दे वर टू कंप्लीट द वर्क, दे वर टू कंप्लीट द वर्क, तो यहां द वर्क आ जाएगा, ठीक है, तो के बाद भी लगाना ना, द वर्क कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, वॉज एंड वर्क, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं ना, द वर्क क्या है, सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, द वर्क वॉज टू बी completed, the work was to be completed by them आ सकता है पर नहीं लगाएंगे। I am not to blame for the loss, I am not to be blamed for the loss, क्या बन जाएगा इसका, I am not to be blamed for the loss। यहाँ पर for the loss को शुरू में नहीं ला सकते हम, इससे सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाया गया। अब पैसिव आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, कौन से सेंटेंस के, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने का ऑर्डर दिया जाता है या कमांड दी जाती है कोई काम नहीं करने की, यानी या तो डोंट लगाया जाता है ना, ऐसा मत करो, या फिर ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसा करो। ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस और डोंट से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, एक जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता वो सेंटेंस हमारे लिए जरूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश में, ऐसे सेंटेंस हमारे लिए जरूरी है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे क्लोज द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, साथ में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लेट लगा देते हैं, सबसे पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो लेट द, ऑब्जेक्ट लगा दिया डोर, फिर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां भी बी इसलिए लगाया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, उसने कहा कि पहले को बी वगैरह लगाओ तब जाके काम चलेगा, ठीक है, तब जाके थर्ड फॉर्म आ सकती है। ब्रिंग ए बुक, यहां सबसे पहले क्या लग जाएगा, लेट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक है, उसको लगा देंगे, बी लगा देंगे, उसके बाद ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस के। ऐसे सेंटेंस जो इंपेरेटिव ही है और डोंट से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लगाएंगे, यू आर कमांडेड नॉट टू लगाएंगे। डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं, नोट लगा देते हैं और फिर टू लगा देते हैं, ठीक है। देखिए डोंट स्टे हियर, यहां मत रुको, इसका क्या बनाएंगे,
यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर। डोंट वर्क का क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वर्क। डू को हटा देते हैं, सिर्फ नोट नोट को ही रखते हैं, ठीक है, ये याद रहे। अब आता है बच्चे, क्या सर इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं क्या जिनका पैसिव नहीं बनता? अब आप तो क्या करोगे, मैंने आपको एक सेंटेंस बोल दिया, आई एम गोइंग टू अमेरिका। आप क्या करोगे, गोइंग के बाद टू अमेरिका आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसको उठा के सेंटेंस बनाने में लग जाओगे, टू अमेरिका इज बीइंग गोन बाय मी। ऐसा नहीं बनता बेटा। इंग्लिश में कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका कभी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ऐसे सेंटेंस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है, उनका कभी भी पैसिव नहीं बनता है। अब आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं होती, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट पे पास हो जाती है। जैसे सेंटेंस बोलते समय वोट एंड हुम का रिप्लाई आता है, किसका रिप्लाई आता है? वोट एंड हुम का रिप्लाई अगर आता है, वोट एंड हुम से क्वेश्चन बनता है क्या? वोट एंड हुम का अगर क्वेश्चन बनता है ना बोलते समय, लाइन को, सेंटेंस को बोलते समय, तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब मानते हैं, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ही रिपेयर्स, वो रिपेयर करता है, वोट का क्वेश्चन बन रहा है क्या रिपेयर करता है, तो ही रिपेयर्स कार हो गया, कार इज रिपेयर्ड बाय हिम बन गया। आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, वोट से क्वेश्चन बन रहा है ना, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही स्पीक्स लाउडली, वो बोलता है, क्या बोलता है, नहीं आया ना, वो बोलता है, कैसे बोलता है, हाउ से क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनना चाहिए या तो वोट से या हुम से, तभी वो वर्ब ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, वो बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे का सेंस आया, वोट एंड हुम का नहीं आया है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम गोइंग टू जापान, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, वेयर का सेंस आ रहा है, यहाँ पर वोट एंड हुम का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के हैं। यहाँ पर वर्ब जो है ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं होती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता है बेटा, याद रखें। वी कैन नॉट मेक पैसिव व्हेन देयर इज ए प्रीपोजिशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और वर्ब ये रही, जब भी ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच प्रीपोजिशन आ जाती है तो उसका पैसिव नहीं बनता। ये रही प्रीपोजिशन, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही वर्ब, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ये रही वर्ब, ये रही प्रीपोजिशन, और ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ही इज गोइंग टू दिल्ली का ऐसे थोड़ी बनाओगे, टू दिल्ली इज बीइंग गोन बाय हर, नहीं बना सकते, या हिम। इसके बाद आता है जो बी की फॉर्म्स होती है ना, ये सारी बी की फॉर्म्स होती है। बी से ही बीन बनता है, बी से ही बीइंग बनता है, बी से इज बनता है, एम बनता है, आर बनता है, एंड वॉज वर्ब भी बी की ही फॉर्म है, इसको बी फैमिली बोला जाता है। जब भी ये वाली हेल्पिंग वर्ब कहीं यूज होती है और इनके बाद कोई वर्ब ना आके कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ना डायरेक्टली, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम पैसिव नहीं बना सकते। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, इनमें क्या यूज किया हुआ होता है, एडजेक्टिव यूज किया हुआ होता है। इनमें क्या यूज किया हुआ होता है, इनमें विशेषण यानी एडजेक्टिव का यूज है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। सी इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल को शुरू में लाके तो नहीं बनाया जा सकता ना, ब्यूटीफुल इज बाय हर, ऐसे थोड़ी बना दोगे। दिस चेयर वॉज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है, ऐसे थोड़ी बना दोगे, ब्रोकन वॉज द चेयर, ऐसे थोड़ी बनेगा, ठीक है। आगे बताते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनको इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे बी, बिकम, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, सीम, साउंड, एटसेट्रा। इन वर्ब का अगर किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस का भी पैसिव नहीं बनता। जैसे टेस्टेड यहाँ यूज हुआ, यहाँ बिकेम यूज हुआ, यहाँ लुक यूज हुआ, और यहाँ सीम का यूज हुआ, तो इन वर्ब का भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, याद रहे। इसी के साथ बच्चों हमने आज पैसिव यानी कि एक्टिव पैसिव और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्लास को यहाँ खत्म कर लिया है। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। मैंने बड़े प्यार प्यार से सारी स्लाइड्स आपको सही से समझाई है, आपने अच्छे से सीखा होगा। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। आप मेरे टेलीग्राम चैनल बीपी सर इंग्लिश को जाके या एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन को जाके वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां मैं आपको
इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस नोट्स भी वहां डालता रहूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, LSI इंग्लिश एजुकेशन के नाम से है, जो चैनल का नाम है वही हमारा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां जाके आप उसको सब्सक्राइब करें, उसमें जुड़ जाएं। नेक्स्ट लेसन तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।